स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री में जो चीज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म को पढ़ने से पहले एक तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पिछले 10-12 साल के पेपरों का मैंने जायजा लिया है तो मुझे पता चला है कि 50% जो है वो ये चार जो आइसोमेरिज्म की हमने टाइप्स 5 लिख दी, इसमें से 4 लिखनी आ जाती। लेकिन हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आइसोमेरिज्म की तरफ। इससे पहले कि मैं आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाऊं, दो चीजें जो कि हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ी थी वो मैं आपसे पूछूंगा। पहली बात ये कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। पहली बात कौन सी है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सिंपलेस्ट डिस्क्रिप्शन होती है जिसमें किसी मॉलिक्यूल के अंदर मुख्तलिफ किस्मों के पाए जाने वाले एलिमेंट्स जो हैं उनके एटमों की तादाद का हमें पूरी तरह पता चल जाता है। पूरे पूरे एटम जो है उसका हमें अंदाजा होता है। ठीक है जी। Molecular formula tells us the number of different elements, the number of atoms of different elements present in the molecule. दूसरी बात जो है वो है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है ये हमें बताता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम मौजूद हैं वो किस तरह उनकी अरेंजमेंट है और उनमें बॉन्डिंग का स्टाइल क्या है। वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, या कि उनके दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है जी। एग्जांपल हम इसकी लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना वो यूरिया का मॉलिक्यूल है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है उसको अगर देखें तो वो कुछ इस तरह से है, NH2 वोल्ट वाइज CO। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब जब हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे इसका तो उसमें पूरे का पूरा जो मॉलिक्यूल है वो खुलकर हमारे सामने आ जाएगा। और वो कैसे है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसी यूरिया के मॉलिक्यूल का वो इस तरह से है। अब इन दोनों का हम कंपैरिजन कर लेते हैं। यहां पे हमें पता चलता है कि 4 इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम है, दो जो है वो नाइट्रोजन के एटम है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन। लेकिन ये हमें ये बात नहीं बता रहा कि इसके अंदर जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कुछ पता नहीं चल रहा। और ये दो ग्रुप जो है वो किस तरीके से इसके साथ अरेंज है। लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमें खोलकर ये बात बता रहा है कि कार्बन के 4 बॉन्ड इस तरह से सेटिस्फाइड हुए हैं कि ऑक्सीजन जो है उसके साथ इसका डबल बॉन्ड है, फिर अमोनिया जो है अमाइन ग्रुप जो है उसका नाइट्रोजन जो है उसके साथ सिंगल बॉन्ड इसका है, 2 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन ने बना रखे हैं और सेम इज द केस हियर। तो ये दो चीजें जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ये इसलिए बताया है कि आगे चल के हमारे इस्तेमाल में आएगा। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइसोमेरिज्म इस तरह से होता है कि आइसोमेरिज्म को सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। तो यहां पे 2 और more compounds having same molecular formula
but different physical and chemical प्रॉपर्टीज। तो ये बात हमने याद रखनी है कि आइसोमेरिज्म वो है जिसमें दो कंपाउंड जो है या दो से ज्यादा कंपाउंड जो है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक जैसा है, लेकिन उसमें कोई ना कोई इस तरह की चेंज है जिसकी वजह से उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। इस तरह के जो दो कंपाउंड होंगे या दो से ज्यादा, उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स, यानी आइसो मीन सेम और मर मीन पार्ट। तो ऐसे पार्ट हैं जिनका वजन अगर जो है ना वो वेट के हिसाब से भी अगर हम बात करें, यानी मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से बात करें, तो वो तो एक जैसा होता है, उनमें नंबर ऑफ एटम्स एक जैसे हैं उसमें जो है ना जो मौजूद है, लेकिन उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो गई है या 3 डायमेंशनल स्पेस में वो कुछ इस तरह से अरेंज्ड हैं कि उसमें जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज बदल गई, वो एक दूसरे जैसे नहीं। अब इसकी 2 किस्में आगे हम लिखते हैं आइसोमेरिज्म की। उससे पहले जो है हम अगर बात करें कि 2 किस्में जो है उसकी, एक है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है इसका जो है ना हमारा सिस-ट्रांस आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि 2 or more compounds having same molecular formula but different structural formula। अब जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है उसके अंदर कौन सी बात है जो 2 कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिफरेंट कर देती है? वो बात ये है कि वो अपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में, यानी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में या उसका बॉन्डिंग जो स्टाइल है उसमें डिफर कर रहे हैं। ये हमारी दूसरी डेफिनेशन है। तीसरी डेफिनेशन हम करेंगे सिस-ट्रांस आइसोमेरिज्म की। ये मॉलिक्यूल ऐसे आते हैं 2 और मोर कंपाउंड having same molecular formula इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा होता है एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होता है बट डिफर इन द arrangement of similar groups in the 3-dimensional space। जो अभी तक हमने देखा है इसमें आइसोमेरिज्म को डिफाइन किया है इस तरीके से कि आइसो का मतलब सेम, मास का मतलब पार्ट्स, ऐसे 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड के जिनके मॉलिक्यूलर मास वगैरह तो सेम होते हैं लेकिन वो अपनी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफर करते हैं। अब ये 2 तरह के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो है जिसको हमने यूं लिखा है कि 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जिनका एक ही तरह का फार्मूला होता है लेकिन वो डिफर करते हैं अपने स्ट्रक्चर्स में, स्ट्रक्चर फॉर्मूले में डिफर करते हैं। और फिर दूसरी बात हमने ये कही है
कि सिस्टर्स आइसोमरिज्म जो है वो ये वाला होता है कि जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी एक जैसा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी एक जैसा है, लेकिन वो डिफर करते हैं अपने एटमों की 3 डायमेंशनल स्पेस में जो है, अपने ग्रुप्स जो है सिमिलर, वो उनके डिफर करते हैं कि वो 3 डायमेंशनल स्पेस में कहां खड़े। अब एक आखिरी बात जो मैं करने जा रहा हूं वो ये है कि ये आइसोमेरिज्म जो है, अगर हम एल्केन में देखें तो हमें इस बात का पता चलेगा कि ये आइसोमेरिज्म जो है, इसके अंदर आइसोमर्स का नंबर जो है वो एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में वो इंक्रीज करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है, जो जो हम जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते जाते हैं। यानी ग्रेटर द नंबर ऑफ कार्बन एटम, ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम अगर देखें एल्केन के अंदर, एल्केन में अगर देखें तो जहां तक मीथेन है, इथेन है या प्रोपेन है, इसके अंदर कोई आइसोमर नहीं है, नो आइसोमर, इसका आइसोमर है कोई नहीं। जब हम पहुंचते हैं ब्यूटेन पे, तो ब्यूटेन के बारे में हम देखते हैं। ब्यूटेन, ब्यूटेन को का जो है फॉर्मूला है C4, H जो है वो 10 है, और अब इसको डिफरेंटली कैसे लिख सकते हैं? नंबर 1 तो हम यूं लिख सकते हैं कि CH3, CH2, CH2 और CH3, जिसको हम कहते हैं N ब्यूटेन। ये एक आइसोमर है इसका। इसका दूसरा आइसोमर जो है वो है CH3, CH और CH3 यहां पे। अब ये नंबर 2 कार्बन, 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। नंबर 2 कार्बन के ऊपर जब भी एक मिथाइल ग्रुप लगता है, उस वक्त इस तरह के कंपाउंड को हम आइसो कहते हैं। द वर्ड आइसो यूज करते हैं कब? जब 2 नंबर कार्बन, तो इसका नाम हो जाता है आइसो ब्यूटेन। हाँ, तो सारे ही कार्बन जो है उनको हम काउंट करते हैं, इसको इलाका से प्रोपेन नहीं लिखते जैसे कि आईयूपैक सिस्टम के अंदर लिखते हैं। तो 2 इसके ब्यूटेन से अगर आगे पेंटेन पे जाएं, तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स जो है ना पॉसिबल है। पेंटेन C5H12 लिख सकते हैं हम इसको, एक आइसोमर इसका ऐसे कि सीधा CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, ये। फिर इसको हम लिख सकते हैं आइसो की फॉर्म में, जबकि कार्बन नंबर 2 के साथ हमारे एक CH3 ग्रुप जो है वो लगा हुआ हो, और इस तरह से CH2 और ये CH3। इसका नाम अगर हम लिखें, इसको हम लिखेंगे N पेंटेन, इसको लिखेंगे हम आइसो पेंटेन, और तीसरा इसका जो है वो आइसोमर कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ये C है, CH3 यहां पे, CH3 यहां पे, CH3 यहां पे और CH3 यहां पे। इसको हम कहेंगे नियो पेंटेन। ये वर्ड नियो जो है कहां से निकला है? 1 2 3 कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन जो है इसके साथ आपने देखा डायरेक्टली 2 जो है ना हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अगर ये 2 नंबर कार्बन के 2 हो, तो फिर उसको हम जो है वो नियो कहते हैं। ये पेंटेन थी इसलिए नियो पेंटेन है। अगर यहां पे हेक्सेन होती तो हम इसको यूं लिखते, यहां पे CH2 हो जाता और यहां पे CH3, तो फिर ये नियो हेक्सेन, नियो हेप्टेन एंड सो ऑन। इस तरह से अगर हम आगे चलते हैं तो जो हमारे पास पेंटेन के बाद आता है हेक्सेन, C6H14। इसके पॉसिबल जो आइसोमर हैं वो हैं 5।
ठीक है जी। हेप्टेन जो है इसके C7H16 जो है इसके 9 आइसोमर, और इस तरह से ऑक्टेन जो है C18H20 के हमारे पास 18 आइसोमर मौजूद है। और अगर हमारे पास जो है वो C30 हो और H62 हो तो इसके आइसोमर जो है ओवर 4 बिलियन हो जाते हैं। तो यहां से हमें पता ये चलता है कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता जाता है तो नंबर ऑफ आइसोमर जो है ये बढ़ता जाता है। हमें इससे ये पता चला कि नंबर ऑफ कार्बन एटम के बढ़ने से कितनी डाइवर्सिटी आती है, कितने नए नए कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगले पार्ट में, जो ये पार्ट 1 था इसका, तो पार्ट 2 में जो है वो करेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर की 4 फॉर्म जो है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इसको पूछा जाता है। हम एक एक को जो है वो नेक्स्ट पार्ट में जो है डिस्कस करने जा रहे हैं।